नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतंजीत सर हमारे साथ हैं। बहुत सारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे लगातार जिस तरीके से बात हो रही है, पिछले कुछ समय में जो हम देखें सियासत में चुनाव से ज़्यादा चर्चाएँ जो हैं वो चुनाव आयोग को लेकर के रहीं। चुनाव आयोग के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के चर्चाएँ रहीं, पीएम केयर फंड को लेकर के चर्चाएँ रहीं और ये जो सारी चर्चाएँ थीं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत अच्छी चर्चाएं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को उसमें जो है वो सीधा एक तरीके से नुकसान होता हुआ सा दिख रहा था। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के नई चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर से सवाल उठ रहा है, तो उस ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि क्या कुछ मैसेज जा रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी इसके साथ कनेक्ट होती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो कनेक्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ, वो उसको कितना डैमेज करने वाला है। इस तरीके के तमाम सारे सवालों पर बात होगी। इसके अलावा बात होगी आज हमारे इस बातचीत में जो इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है, वो रैली क्या, उस रैली में क्या कुछ नया दिखेगा, कौन उस रैली को लीड करेगा और इस तरीके के मुद्दों पर बात होगी। आतंजीत सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं सीधे जो हम लोग की बात होती है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के शुरू करता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके से पिछले कुछ समय से खूब चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, लेकिन एक चीज ये देखा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, फिर और भी इस तरीके के कुछ घटनाक्रमों के बाद थोड़ा सा चर्चा से बाहर हो गया था। लेकिन अब उसमें फिर नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, नए खुलासे आ रहे हैं और ये जो खुलासे हैं वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल बनते चले जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन आखिर इन सारी चीजों पर चुप है, तो ये जो चुप्पी है उसको कैसे देखते हैं आप और ये पूरी चुप्पी से नुकसान किसका हो रहा है? नमस्कार राम प्रकाश जी। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जब उठा और उस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया स्टेट बैंक को कि डेटा मतलब पूरा डेटा देना है, और डेटा में जब उन्होंने वो रेफरेंस नंबर दे दिया, वो यूनिक आईडी नंबर दे दिया जिसमें ये पता लगाया जा सके कि किसका पैसा, किस कंपनी का पैसा किस पार्टी को गया है। अब सवाल कई खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये शेल कंपनीज हैं। क्योंकि अगर आप फ्यूचर गेमिंग को लें तो 1368 करोड़ रुपए का एक ही कंपनी चंदा दे रहा है और विभिन्न विभिन्न पार्टियों को दे रहा है। तो ये जाहिर है कि फ्यूचर गेमिंग जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी प्रीमियम पे बिक रहे हैं। मान लीजिए पार्टी ए जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में और कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, तो वो अपना केवाईसी करा के वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है। वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई भी फॉरेन एंटिटी हो सकती है, वो कोई भी सोसाइटी हो सकती है, वो कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, या वो कोई भी इलेक्शन फंड मैकेनिज्म का इलेक्शन फंड मैकेनिज्म की कंपनी हो सकती है। अब वो अगर खरीदती है और किसी सेकंड पार्टी को हाथ में दे देती है और वो सेकंड पार्टी किसी थर्ड पार्टी को हाथ में दे देती है और इस तरीके से 15 दिन का समय होता है उसको कैश आउट करने का, तो 15 दिन के भीतर वो इलेक्टोरल बॉन्ड कई हाथों द्वारा, कई कंपनियों द्वारा एक दूसरे को दिया जाता है और लास्ट में जाके एक ही कंपनी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को उस पार्टी के अकाउंट में जमा कराती है। अब आप बताइए कि जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और जिसने जमा कराए, ये तो सीक्रेसी है डोनर की और डोनी की। अब डोनी की जो सीक्रेसी है वो तो खुल गई यूनिक आईडी नंबर से, तो जो डोनर है वो तो अभी भी नहीं पता कौन है। तो इसके लिए तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जरूरत है। और आपको पता है कि ये सरकार ने मीडिया हाउसेस के, इंडिपेंडेंट मीडिया या जो इन्वेस्टिगेटिव मीडिया होता है, उनके दरवाजों पे ताला लगा दिया है और उनके पत्रकारों को इतना डरा धमका दिया है कि मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना भी चाहे तो उसके पीछे आईटी और सीबीआई और ईडी लग जाएगी। और कई केसेस में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, तो जिस प्रकार की यातनाएं एक महिला खड़ी होती, कहती है कि मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है, और उसके बाद उस पर राजस्थान में सीबीआई एक झूठा केस डालती है कि उसने 50 लाख रुपए लिए या 5 लाख रुपए लिए किसी को नौकरी लगवाने के, और उसके बाद उसको वो केस वापस लेना पड़ता है क्योंकि वो जो कोर्ट है वो भी सीजीआई की है, फैसला सुनाने वाले भी वही हैं, फैसला करने वाले भी वही हैं। तो अंतोगत्वा हुआ क्या, उस केस में उस महिला ने माफी मांगी और फिर 2020 में उसको रीइंस्टेट कर दिया गया। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भी जो इन्वेस्टिगेशन करेगा
उसके ऊपर तमाम तरह की यातनाएं, उस पर झूठे केस डाले जाएंगे और उनको अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको पता है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। अब वापस आ जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले पे। 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखित चिट्ठी में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह लिख के कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो आपने डोनर और डोनी की जो सीक्रेसी की बात की है और पब्लिक डोमेन से इसको हटा दिया है, ये घातक साबित होगा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होगी। उस समय पे उस टाइम इलेक्शन कमीशन को यह ज्ञात नहीं था कि ईडी, सीबीआई और ईडी को लगाकर और आईटी को लगाकर धन उगाही और एक्सटॉर्शन भी किया जा सकता है। उनकी मेन चिंता मनी लॉन्ड्रिंग की थी कि कोई भी शेल कंपनी फॉरेन एंटिटी का बना सकता है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस या उनके प्रॉफिट इन लॉस का 7.5% का जो प्रोविजन कंपनी लॉ से हटाया गया, तो वो असीमित पैसा दे सकता है, चाहे उसकी कंपनी लॉस में ही क्यों ना हो, या उसकी नेटवर्थ कंपनी की 10 करोड़ हो और 50 करोड़ के बॉन्ड भी खरीद सकता है। तो ये कुछ नहीं है, ये मनी राउटिंग जिसको कहते हैं, री राउटिंग ऑफ मनी, जैसे बीवीआई आइलैंड से, मॉरिशस से और बाकी बाहर के कंट्रीज से हो रही थी। तो ये शेल कंपनीज वही शेल कंपनीज हैं, बस उनका स्वरूप बदल गया है क्योंकि वो अब सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बेचती। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उठाई तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के एससी गर्ग साहब उस टाइम इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है, उस समय की लॉ मिनिस्ट्री को उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बातों को 3 जुलाई 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम था कि ये जो एप्रीहेंशंस थी उस समय की इलेक्शन कमीशन की, उस पर वो तहकीकात करता या इलेक्शन कमीशन को बुला के उस पर चर्चा करता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें कमीशन की जो इलेक्शन कमीशन की जो क्वेरीज थी, बजाय उस पर आंसर करने के, अरुण जेटली साहब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आरबीआई और इलेक्शन कमीशन को मीटिंग बुलाकर ये कह दिया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के स्ट्रक्चर फाइनल कीजिए, मतलब कि चर्चा हुई नहीं। और ऐसी बातों पे अगर आप जुलाई 19 2017 की बात लें, एक खुलासा और हुआ है कि 2 ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एससी गर्ग के साथ बैठते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि ये जो स्कीम है ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती है, क्योंकि इसमें डोनर और डोनी की जानकारी सिर्फ सरकार को प्राप्त होगी, क्योंकि एसबीआई उस डेटा को इकट्ठा करेगी। एसबीआई के निदेशक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आते हैं, तो सरकार को कोई बाधा नहीं होगी ये पता करने में कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और किन पार्टियों को वो इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, क्योंकि उसमें सीक्रेसी तो तब मेंटेन होती जब उसमें यूनिक आईडी नहीं होता। और अगर हर इलेक्टोरल बॉन्ड में यूनिक आईडी बना दिया गया है तो उसमें फिर वो बात खत्म हो जाती है सीक्रेसी। तो अप्रैल 2019 में ये एप्लीकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, तो उस समय से लेकर और जनवरी 2024 जब फैसला सुनाया गया, उस समय का डेटा जो है वो निकाल लिया गया। अब बात ये हो जाती है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गए, तो फिर अप्रैल 2019 से पहले का डेटा क्यों नहीं आता? अप्रैल 2019 से पहले का डेटा आएगा तो आप ये पाएंगे कि 85% बॉन्ड जो है सिर्फ आरबीआई ने खरीदे, बीजेपी ने खरीदे। अब 85% बॉन्ड अगर बीजेपी खरीद रही है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्टोरल बनाए ही बीजेपी सत्तारूढ़ दल के लिए गए और बाद में उनका जो स्वरूप था उसको बदलने के लिए बाकी पार्टियों से बगैर सहमति के उनको भी कह दिया गया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें एक प्रमुख पार्टी सीपीएम ने उसको कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें सत्तारूढ़ दल को फायदा है, हम लोगों को इसमें नुकसान है, क्योंकि हमें पैसा तो मिलेगा पर हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन हमें पैसा दे रहा है, और कल को स्लश फंड भी हो सकता है, किसी ड्रग लॉर्ड का पैसा भी हो सकता है, किसी चाइनीज कंपनी का पैसा भी हो सकता है, कोई भारत के दुश्मनों का भी पैसा हो सकता है। तो उसमें हम बदनाम हो जाएंगे, हमारे अकाउंट में वो इलेक्टोरल बॉन्ड डाल दिए जाएंगे जो देश के दुश्मन हैं, और जो देश के जो प्रमुख कॉर्पोरेट्स हैं वो पैसा बीजेपी को देंगे। इस वजह से सीपीएम ने मना कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पे कोई ऐतराज नहीं जताया, पर उन्होंने इस पे ऐतराज जताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शिता ना करने से लेवल प्लेइंग फील्ड पे नुकसान हो सकता है और इसे नहीं होना चाहिए। जी जी। अगली बात सर आती, जब हम चुनाव की जब बीच में बैठे हैं, चुनाव की प्रक्रियाएं जो है वो चल रही है, नॉमिनेशंस पहले चरण से लेकर के और अब धीरे धीरे प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।
लगातार सियासी दल जो हैं वो अपनी अपनी रणनीतियां सामने ला रहे हैं। इस बीच में एक चीज और है सर, जो चुनाव के कुछ समय पहले से लगातार चर्चा में थी, चुनावी मशीनरी जो है, जो चुनावी पद्धति है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। अभी ये सवाल और ज्यादा तेजी से उठते चले जा रहे हैं। ऐसे में जब प्रक्रिया भी चल रही है और ये सवाल और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया कितनी भरोसेमंद रहेगी? और इस पूरी प्रक्रिया पर जब इतना ज्यादा सवाल उठाया जाएगा, तो फिर लोकतंत्र वाली जो बात है वो कहाँ रह जाएगी? फिर वो लोकतंत्र कैसे रह जाएगा कि हम लोकतंत्र में, और फिर जो इसके साथ साथ जो जनता का अधिकार है वोट देने का, वो फिर अधिकार का उपयोग सही तरीके से कैसे हो जाएगा? देखिए, इस देश में 74 साल से चुनाव होते आ रहे हैं और चुनाव, निकाय चुनाव भी होते हैं, पंचायत के भी होते हैं, ग्राम स्वराज के भी होते हैं, असेंबली के भी होते हैं, पार्लियामेंट के भी होते हैं। चुनाव तो होते ही रहते हैं इस देश में, परपेचुअल चुनाव होते हैं। अभी तक की चुनाव प्रक्रिया क्या थी? 90 के दशक तक चुनाव प्रक्रिया जो है वो बैलेट की काउंटिंग से होती थी कि आपने पर्ची डाली, आपने देखा, आपने टिक मार्क किया, आपने बैलेट को जो है अपने बक्से में डाला और बक्से से गिनती होगी, यही होता था। उसके बाद 90 के दशक में कहा गया कि इसको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंटें आई कि जी बूथ कैप्चरिंग हो जाती है और फलाना हो जाता है और पर्चियों की काउंटिंग में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। जो लड़के काउंटिंग करते हैं, जो आदमी बैठ के काउंटिंग करते हैं, वो उस पर्ची को खराब कर सकते हैं, इंक लगा सकते हैं, उस पर डबल क्रॉस कर सकते हैं या डबल टिक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस प्रक्रिया को है मशीन के द्वारा किया जाए। वो मशीन के द्वारा क्या किया जाए कि उसमें एक ऐसा उपकरण लगा दिया जाए जिसमें सभी पार्टियों का नाम रहे और जिस पार्टी को आपको अपना मत देना है उस पर आप उसको बटन को दबा दीजिए और आपका मत का प्रयोग हो जाएगा। पर अब उसमें बात ये आ गई कि अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, सैटेलाइट आ गई, सैटेलाइट से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो डब्बा है, इस डब्बे पे संदेह ये उत्पन्न होता है कि इस डब्बे के 3 यंत्र हैं। एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल मतदाता करता है, एक यंत्र है जो सक्षम तो है पर्ची निकालने में, पर उसकी पर्ची निकाली नहीं जाती, सिर्फ दिखाई जाती है। देखने वाला देख ले 7 सेकंड में पर्ची दिखाई जाती है, ना देखने वाला जो है वो उसको अवॉइड कर देगा, तो फिर उसका काम खत्म हो जाएगा। तीसरा है उसका एक उपकरण जिसको कह सकते हैं आप ब्लैक बॉक्स, काला बक्सा। अब ये काला बक्सा जो है वो एक बड़ा ही विचित्र किस्म का बक्सा है, उसके अंदर क्या है आपको नहीं पता है। और वो जो पर्ची जिसको प्रिंट करनी चाहिए, वो बजाय पर्ची प्रिंट करने के वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है बक्से को कि ये वोट पड़ गया है और ये फलानी पार्टी को पड़ा है, इसको जमा कर लो। अब बात ये आ जाती है कि आजकल तो आपके फोनों पर भी बहुत स्पाईवेयर मालवेयर आ जाते हैं। भाई आपने किसी का फोन नंबर उठा लिया या कोई मैसेज पे क्लिक कर दिया अननोन सोर्स से, तो पता लगता है आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया ओटीपी डाल के। तो ऐसी जब टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें फिशिंग जिसको कहते हैं, या जिसमें मालवेयर कहते हैं, या जिसमें आप कहिए कि एंटीवायरस लगाने की जरूरत है, तो आपको संदेह हो जाता है कि काले बक्से में जो गिनती रखी हुई है क्या वो गिनती सुरक्षित है। तो प्रमुख विपक्षी दलों ने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, इसमें 3 सिस्टम को हटा दीजिए। पहला सिस्टम है कि आपको पता है कि आपने बटन दबाया है। दूसरा सिस्टम क्या है कि उसी के साथ वो प्रिंटर लगा हुआ है। प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंटर पर्ची की फोटो निकाल देगा। आप उस फोटो को उस मतपत्र में डाल दें जैसे पहले होता था, और उस मतपत्र की गिनती कर लें, क्योंकि तीसरा जो काला बक्सा है उसको खत्म कर दें, उसका सिस्टम ही खराब कर दें, क्योंकि वो पारदर्शिता नहीं है उसमें। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की वजह से ऑपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, इसीलिए इस पे भी यही बात आई कि आप इसकी काउंटिंग मतपत्र में डाल के कर दीजिए पर्ची की। अब इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आता है कि ये थर्मल पेपर है, इसकी इंक जो है वो खत्म हो जाएगी। तो भाई एक प्रिंटर सोर्स करने में कितना समय लगता है? और दूसरी बात ये है, जब आप 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं तो उसी प्रिंटर का इस्तेमाल आप 7 चरणों में कर सकते हैं, जितनी भी अवेलेबल आपके पास है, और सोर्स कर लीजिए, नॉर्मल प्रिंटर लगा लीजिए, जरूरी है थर्मल प्रिंटर लगाने। तो इसका समाधान हो सकता है। अब 3 तारीख को रजिस्ट्री में इसकी डेट टेंटेटिव लिखी हुई है सुनवाई की, और प्रमुख विपक्षी दलों की मांग है इसकी सुनवाई सीजीआई कोर्ट नंबर 1 में हो जाए। मास्टर ऑफ रोस्टर सीजीआई है, सीजीआई के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है, तो अब सीजीआई कुछ कर सकते हैं। अब कार्यवाहक सरकार है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक गृह मंत्रालय है, उसके बावजूद ईडी की कार्रवाई जारी है।
और ईडी की कार्रवाई किस पे जारी है? ईडी की कार्रवाई विपक्षी दलों के नेताओं के रिश्तेदारों पर, विपक्षी दल के नेताओं के घरों पर और विपक्षी दल की सरकारों के चीफ मिनिस्टरों पर। हेमंत सोरेन को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए। अभी कल हाल ही में सुनने में आया केरल में जो बेटी थी उनके घर में सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी। अब आईटी वाले उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, केरल में, तमिलनाडु में जी जा रहे। तो जी सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बातचीत कैसे, इसमें बात आगे कैसे बढ़ेगी? तारीख तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है तो जाहिर है कि फिर ये सब लोग सड़क पर उतरेंगे। आप प्रक्रिया को कंटिन्यू कैसे करें, बात यह है। जी, निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन और ये जो पूरी प्रक्रिया है, अगर इतना विरोध होगा, इतने सवाल होंगे, तो जो लोकतंत्र की मजबूती, जो महापर्व की बात होती है, जो जो खूबसूरत लोकतंत्र की बात होती है, जो जनता की लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की बात होती है, इन सारी चीज़ों पर सवाल उठने लग जाएंगे और ये सारे जो है वो सवालों के घेरे में आ जाएंगे जब पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लग जाते हैं। सर, एक चीज़ और है, इंडिया गठबंधन की रैली कितनी इंपॉर्टेंट है इस समय जब चुनाव में इस तरीके की चीजें चल रही हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के अंदर भी कई जगह पे मतभेद दिखे जा रहे हैं, कई राज्यों में जो इनके दल हैं, कांग्रेस के साथी जो हैं वो टिकटों के बंटवारे को लेकर के सहमत असहमत होते से दिख रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ये रैली कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ नया रहेगा इस रैली में, कौन इसका नेतृत्व करता हुआ दिखेगा, क्या मुद्दे जो है वो छाए रह सकते हैं इसमें? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो ये प्रोग्राम है कल का, इसमें विषय तो अगर आप देखें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के किसानों का जो आंदोलन चला 2021 9 दिसंबर में, सरकार ने कुछ वादे किए। 2024 आते आते सरकार वो वादे भूल गई। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो देश के किसान बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर और दिल्ली कूच करना चाहते थे, उनको वहां रोक दिया गया। 750 किसान शहीद हो गए। उसके अलावा शुभकरण सिंह की मौत हो गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको गोली मार दी गई, जो काम ब्रिटिश के साम्राज्य की सरकार ने नहीं किया। देखिए, पेजेंट्री पर तो ब्रिटिशर्स ने भी अटैक नहीं किया और देश की पेजेंट्री पर तो मुगल आर्मी ने भी अटैक नहीं किया, क्योंकि उनसे उनको रेवेन्यू मिलता था। ब्रिटिशर्स को भी रेवेन्यू मिलता था और मुगल आर्मी को भी, और मुगल साम्राज्य को भी रेवेन्यू मिलता था। तो जो आदमी आपका पेट भरता हो, आपका राजपाट चलने के लिए आपकी मदद करता हो, उस पर आप अटैक क्यों करेंगे? पर क्योंकि ये सरकार अब कॉर्पोरेट्स की सरकार है और उनको किसान आंख में खटक रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर कर कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहती है और अदानी अंबानी और उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट का वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। सारे संसाधनों पर सिर्फ 10,000 परिवारों का कब्जा कराना चाहती है ताकि उनकी पॉलिटिकल नरेशन और आसान हो जाए और उनको किसान, श्रमिक और बाकी जो वंचित समाज के लोग हैं, सोशल जस्टिस है, उसमें उनको जरूरत ही ना पड़े कुछ करने की। वेलफेयर सिस्टम फॉलो करे जिसमें कॉर्पोरेट पैसे से सरकार चले और सत्ता के पैसे से कॉर्पोरेट पैसा कमाए। तो एक विशेष सर्कल है ये। अब ये रैली जो होने वाली है रामलीला मैदान में, ये प्रमुख विपक्षी दल, जिसमें झारखंड के भी लोग होंगे, जिसमें महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और शरद पवार होंगे, जिसमें राहुल गांधी और खड़गे जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी होगी, और जिसमें टीएमसी से ममता जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, आरजेडी के लोग होंगे, तेजस्वी यादव होंगे। ये सब लोग मिलकर देश को चेताना चाहते हैं जो सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, जो श्रमिकों और वंचित समाज के लोगों के भला के बारे में नहीं सोचती है, और जो देश में लोकतंत्र को खत्म कर कर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मशीन के द्वारा अपना अपना चुनाव कर कर देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके देश के आम वोटरों को और देश के आम नागरिकों को वंचित करना चाहती है देश की सारी स्कीमों से। तो ऐसी सरकार को प्रजा के हित में है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर ये 2024 के इलेक्शन में जैसे 400 पार का नारा दे रही है, कारकल्पों को बदलने में इनको बहुत समय नहीं लगेगा। जो ट्रेलर पिक्चर का दिखा चुके हैं, अब जिस तरीके से आपने
या सजा याफ्ता हैं उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और ये सरकार बिल्कुल निरकुंश है। अरेस्ट पर, हेमंत सोरेन की अरेस्ट पर, के कविता की अरेस्ट पर, ये अब जो है सरकार को चेताना चाहती है ऑपोजिशन पार्टीज की अगर देश बचाना है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये किसी पार्टी राहुल गांधी भी रहेंगे, खड़गे साहब भी रहेंगे, और भी ऑपोजिशन पार्टीज के सारे बड़े बड़े लीडर रहेंगे, और काफी संख्या में किसानों को और कमेरों को ये कहा गया है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है, ये आम जनता की रैली, इसमें सभी शिरकत करें, सभी पहुंचे, अपनी बात कहें। अब वो आम जनता पर डिपेंड करता है कि वो कितना इन पार्टियों के साथ खड़ी है, और क्या उसको ये पॉलिटिकल रैली ही समझेगी या इसको जन आक्रोश रैली में बदलकर बड़ी संख्या में लोगों को भेजेगी। जी, निश्चित तौर पे रैली बहुत अहम होगी, और चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो चुकी है तो ऐसे में इसकी जो महत्ता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ये सारे नेता यहाँ से एक सकारात्मक संदेश देने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पे एक जो इंडिया गठबंधन के लिहाज से बहुत माहौल जो है वो सकारात्मक हो सकता है, और उनके फेवरेबल एक माहौल यहाँ से वो सारे नेता मिलकर के बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आतंकजीत सर इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।